अंशुल सहगल भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। कोटक पीएमएस के बड़े फंड मैनेजर हैं। वन ऑफ द लार्ज पीएमएस अराउंड ऑलमोस्ट $1 billion। अंशुल, गुड आफ्टरनून। शेड बिलो $1 billion, कितना एयूएम हो गया है अभी आपने फंड का? We are below $1 billion. Hi, good afternoon, अजय। थैंक्स हमें अपने शो पे बुलाने के लिए। अंशुल, आप तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेशलिस्ट हैं। हाई क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज पे नज़र बनाए रखते हैं, और ये जो छोटा सा एक करेक्शन हमने देखा, 15,700 तक गए निफ्टी में नीचे और वापस आ गए, इसमें मिड कैप स्मॉल कैप का हमेशा की तरह हाई बीटा का नेचर ही होता है। लेकिन आपने कौन से एरियाज में शॉपिंग की? क्योंकि मुझे तो पता है कि आप इतने लंबे समय से स्मॉल कैप मिड कैप देख रहे हैं कि आप अकस्टम्ड हो गए होंगे इस वॉलेटिलिटी के साथ, आपने दोस्ती कर ली होगी। तो आपने कौन से अच्छे अर्निंग बैक तरह के थीम्स जो है बटोरे होंगे, नीचे अपने फंड में ऐड किए होंगे? अजय, ये पीरियड जो है जिसके अंदर इतनी वॉलेटिलिटी चल रही है, आपने इनफैक्ट मैं निकुंज की बात पहले सुन रहा था, वो जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है कि ऐसा नहीं है कि सारी मार्केट गिरी है। मार्केट में कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जो गिरे हैं, बट कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि खड़े हुए हैं और उनमें सेलिंग नहीं आ रही। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर भाव भगवान है तो उन सेगमेंट्स में सेलिंग क्यों नहीं आ रही? क्या वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनका जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो मार्केट को दिखता है और इस वजह से उन स्टॉक्स को मार्केट बेचनी नहीं चाहती, या फिर उन स्टॉक्स में आगे चल के वीकनेस आएगी जो कि आज मार्केट को नहीं दिखती? हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं इंडिया में जिनके अंदर बहुत नीसेंट ग्रोथ अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत रीसेंट ग्रोथ है, और वो उसका जो साइकिल है वो 4 5 6 साल का साइकिल रहेगा। और इन सेगमेंट्स में मार्केट बेरिश होना नहीं चाहती और इन सेगमेंट्स को पकड़ के रखना चाहती है। अगर हम देखें कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स, शुगर, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इन सब सेगमेंट्स में मार्केट ने ₹1 की सेलिंग नहीं की है। इनफैक्ट इन सेगमेंट्स में पिछले 3 4 महीने में आपने अपसाइड ही देखी है स्टॉक्स में। तो चाहे वो लार्ज कैप है, चाहे स्मॉल, चाहे मिड, इन सेगमेंट्स में हमने शॉपिंग की है और हमें लगता है कि इधर अपॉर्चुनिटी है। एक ट्रेंड दूसरा जो बड़ा देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो बड़ी कंपनीज हैं अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में, उन कंपनीज ने मार्केट शेयर लिया है पूरे सेक्टर से। और ये ट्रेंड हमने पिछले, आप समझिए 2 3 साल से ये ट्रेंड हम देख रहे हैं, और कोविड के बाद तो ये और भी ज्यादा रोबस्ट ट्रेंड हो गया है। तो जो कंपनीज रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में लीडर्स हैं, उन कंपनीज में भी गिरावट नहीं आई है, क्योंकि उनमें इतना ज्यादा अर्निंग्स का जो रिस्क है वो नहीं दिखता। चाहे हम होम इम्प्रूवमेंट, रियल एस्टेट, उन सब में देखें, अच्छी कंपनीज, अच्छी बैलेंस शीट्स और लीडर्स, उन कंपनीज में गिरावट नहीं आई है, तो हमने उन सेगमेंट्स में और ज्यादा फोकस किया है। ऐसे मतलब इस तरह का हमारा फ्रेमवर्क है और इसमें हम स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं मार्केट में, और हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, चाहे वो मिड, स्मॉल, लार्ज है। जहां पे भी हमें अर्निंग्स विजिबिलिटी दिखती है वहां पे जाके हम इस समय खरीदारी कर रहे हैं। आपका जो स्मॉल और मिड सेक्शन है आपके पोर्टफोलियो का, उसका अर्निंग प्रोफाइल कैसा रहा है? क्या अर्निंग्स ट्रिम डाउन हुई हैं? अगर आप शेयर कर सकते हैं कि 4 to 6 क्वार्टर्स अहेड वो क्या 20-25% अर्निंग की विजिबिलिटी अभी भी दे रहा है आपका पोर्टफोलियो, जो ब्रॉडर मार्केट पार्ट है? जो स्मॉल एंड मिड कैप्स है अजय भाई, उनके अंदर जरूर अगले 1 2 क्वार्टर्स में हमें थोड़ा मार्जिन प्रेशर दिखेगा। चाहे वॉल्यूम प्रेशर ना दिखे, बट मार्जिन प्रेशर जरूर दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि रिस्क प्रीमियम की वजह से जितनी कमोडिटीज हैं, चाहे आप कॉटन ले लीजिए, चाहे आप स्टील ले लीजिए, ऑयल तो सबको पता ही है, सब कमोडिटीज के भाव बढ़ गए हैं। और वो पास ऑन करने इवेंचुअल कस्टमर को, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2 3 क्वार्टर उसमें जरूर लगते हैं। और इस वजह से हमारे जो स्मॉल मिड कैप कंपनीज हैं, उन्होंने मार्जिन प्रेशर इस समय वो लोग देख रहे हैं। और अगर हम 3 साल की बात करें, जैसे FY 21 से FY
24 तक की बात करें तो 30% का अर्निंग CAGR हमें लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो दे सकता है। और इसमें स्मॉल कैप भी आ जाते हैं, मिड कैप भी, लार्ज कैप भी, मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में हमें 30% का अर्निंग्स ग्रोथ दिखता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2% ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हम वेरिएशन देखते नहीं। अंशुल, अगर 30% के ग्रोथ आगे चल के मिलने वाली है तो इसमें भी तो लीडरशिप होती होगी ना, कि हाँ ये पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये ज़्यादा अच्छा करेगा, इनमें कम्युनिटी का प्ले थोड़ा कम है, डिपेंडेंस कम है, मार्जिन इंटैक्ट है, स्टोरी अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, तो वो सेगमेंट कौन सा रहेगा? मैं आपको इस जो आपका सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पास एक लीडिंग शुगर कंपनी है, और हम उसमें जितना भी मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव हो रहा है कमोडिटी में, हम उस स्टॉक में निश्चिंत हैं। वो इस वजह से क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट का जो एथेनॉल पॉलिसी है उसके मुताबिक 20% ब्लेंडिंग एथेनॉल की गवर्नमेंट को 2025 तक करनी है। अगर उस टारगेट को मीट करना है तो एथेनॉल का डिमांड बहुत स्ट्रांग रहेगा यहाँ से अगले 3 साल में। आप ये मान के चलिए कि अभी हमारी जो टोटल ब्लेंडिंग है आज के दिन में वो करीब 8% की है, और यहाँ से वो डबल से ज्यादा होनी है अगले 3 साल में। तो डिमांड पैटर्न्स उसमें काफी स्ट्रांग रहेंगे, और कमोडिटी का इतना इम्पैक्ट उसके अंदर दिखेगा नहीं, क्योंकि जो प्राइसेस हैं, फाइनल एथेनॉल प्राइसेस, वो गवर्नमेंट शुगर के हिसाब से फिक्स करती रहती है। तो अगर शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो एथेनॉल का प्राइस भी अकॉर्डिंगली बढ़ना चाहिए। अब इस स्पेस में चाहे कमोडिटी साइकिल स्ट्रांग है चाहे वीक है, उसका जो डिमांड आना है वो आना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट मैंडेटेड है। तो हम उसके अंदर इधर उधर की चीजें देखने की बजाय अपने बिजनेस में फोकस करके और वैल्यूएशंस देख के उसको पकड़ के रखते हैं। इसी तरह अगर आप हमारे बाकी स्टॉक भी देखेंगे तो चाहे हम होम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो आज हमारी 6 से 7 साल का हमारा रियल एस्टेट का वीकनेस टर्न अराउंड हो रहा है। और अगर आज की डेट में हम अफोर्डेबिलिटी देखें तो रियल एस्टेट की अफोर्डेबिलिटी इतनी है जितनी 2004 में होती थी। लोगों की इनकम्स बढ़ी हैं, रियल एस्टेट प्राइसेस नीचे आए हैं या स्टेबल रहे हैं, और इस वजह से अफोर्डेबिलिटी लोगों की काफी बढ़ गई है। तो इस लिहाज से अगले 3 से 5 साल रियल एस्टेट साइकिल काफी स्ट्रांग रहना चाहिए, और उस वजह से जो होम इम्प्रूवमेंट कंपनीज है या रियल एस्टेट कंपनीज है उनमें भी डिमांड टेलविंड होने चाहिए। अब 2-3 क्वार्टर आगे पीछे थोड़ा ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो वो जरूर हो सकता है, लेकिन क्या ये ट्रेंड 2 से 3 साल 5 साल का है? बिल्कुल है, और हम उसमें ट्रेड करने की बजाय उस सेगमेंट को पकड़ के उसमें बैठे रहेंगे। बिल्कुल। अंशुल, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम ये तो समझ पा रहे हैं कि कमोडिटी प्लेज में आपका रुझान जो है बाकी सेक्टर से कम नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अलावा भी और कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे एक तरह से दूर रहने की राय आपकी तरफ से आती हुई दिखेगी? प्लस लिक्विडिटी टाइटनिंग की सिचुएशन कितनी बाजार को इम्पैक्ट करती हुई दिखेगी? फार्मा और हेल्थ केयर पर आपका नज़रिया क्या होगा? अगर फार्मा हेल्थ केयर की बात करें तो उधर भी हमें दिख रहा है। आज ही इनफैक्ट सुबह मेरी एक कंपनी से बातचीत हो रही थी, तो वो लोग कह रहे थे कि उनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से बढ़ गया है, और उनका उससे पहले ये अंदेशा था कि रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आएंगे। तो सप्लाई चेन में जो इम्पैक्ट हुआ है उस वजह से उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, और उसका इम्पैक्ट मार्जिन पे शॉर्ट टर्म में होना चाहिए। वो ये अंदेशा था उनका कि मार्जिन बढ़ेंगे, अब शायद मार्जिन बढ़े ना, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया से यूएस में, उनका प्राइस इम्पैक्ट पिछले 1 साल में काफी दिखा है उनको अपनी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन पे, और वो जो प्राइस इम्पैक्ट है, जो प्राइसेस गिरे थे अब वो स्टेबल हो गए हैं, इस वजह से उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। हमें ये लगता है कि वैल्यूएशंस फार्मा सेक्टर में बहुत अट्रैक्टिव हैं, और जितने हर्डल्स थे फार्मा के वो धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। इस वजह से आगे चल के यहाँ से
अपसाइड फार्मा में दिख सकता है। जिन सेक्टर्स में कमोडिटीज के अलावा हम थोड़े कॉशियस हैं, एक एफएमसीजी में हम थोड़े कॉशियस हैं। हमें लगता है कि वैल्यूएशंस वहां पे जो एक्सपेक्टेशंस मतलब वीकनेस वर्सेस एक्सपेक्टेशंस अर्निंग्स में दिखेगी, वो वैल्यूएशंस में अभी दिखती नहीं है। वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है अभी भी, और इस वजह से वहां पे या तो कंसोलिडेशन या डाउनसाइड और दिख सकता है। तो उस स्पेस में हम थोड़े कॉशियस हैं। और जहां तक आपने बात की लिक्विडिटी की, हमें ये लगता है कि ये साल थोड़ा लिक्विडिटी टाइटनिंग का रहेगा। फेड ने भी कहा है कि 4 लिक्विडिटी बेसिकली 4 इंटरेस्ट रेट हाइक्स करेंगे इस साल में। और ऐसा जब पीरियड आता है, हमने ऐसा पीरियड 2018 में भी देखा था, जब ऐसा पीरियड आता है तो लिक्विडिटी स्मॉल मिड कैप्स में ज्यादा सकआउट होती है। इस वजह से उस सेगमेंट में काफी कॉशियस रहना पड़ेगा और उन्हीं स्पेसेस में रहना पड़ेगा जहां मैंने जैसे बताया अर्निंग्स विजिबिलिटी हो और जो कि अपने सेक्टर के लीडर्स हो। कमोडिटी स्पेसेस स्मॉल एंड मिड कैप्स में और सेक्टर लैगर्ड्स में काफी पेन हो सकता है, और इस वजह से उस स्पेस में कॉशियसली रहे। जैसा निकुंज भी पहले कह रहे थे कि बढ़ते स्टॉक जो है वो लीजिए, क्योंकि अगर वो गिरते भी हैं तो थोड़े टाइम के लिए गिरते हैं और वहां से टर्न अराउंड हो जाते हैं। गिरते स्टॉक थोड़े टाइम के लिए चढ़ेंगे और फिर गिर जाएंगे, इसलिए उधर कॉशियस रहने की जरूरत है। राइट अंशुल, मैं भी देख रहा था कि किस हिसाब से एग्री कमोडिटीज में जो दिक्कतें आई हैं ग्लोबली, उसमें इंडिया बहुत बड़ा एक प्लेयर इमर्ज करके आया और वीट एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले लिया। और ऐसा लग रहा है कि इंडिया एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन सकती है वीट एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि हम अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन का हिसाब से 2-3 टाइम्स एक्चुअली मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसीलिए एमएसपी की ज़रूरत थी। इस बार एमएसपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है क्योंकि एक्सपोर्टर्स डायरेक्टली बाहर भेज रहे हैं। क्योंकि आप एग्री कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स जैसे KRBL, LT फूड्स वगैरह स्टडी कर चुके हैं, और मैं देख रहा था LT फूड्स 1 महीने में 25% चल गया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो एग्री कमोडिटी रिलेटेड एक्सपोर्टर्स हैं, इनके लिए आउटलुक इंप्रूव हो गया है? जो राइस कंपनीज है, पर्टिकुलरली बासमती राइस कंपनीज, उनमें थोड़ा सा टेलविंड इस वजह से भी आया है क्योंकि यूएस का ईरान से बातचीत चल रही है, और ईरान एक बहुत बड़ी मार्केट है बासमती राइस के लिए। तो अगर ईरान में हम देखते हैं कि सैंक्शन हट जाते हैं और ईरान को राइस प्रोक्योरमेंट इजी हो जाता है, तो राइस जो बासमती राइस कंपनीज है उनके अंदर डिमांड पैटर्न्स बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बासमती राइस कंपनीज को थोड़ा उस वजह से बेनिफिट हो रहा है। हर एक कमोडिटी का अजय भाई अलग अलग उसके डायनामिक्स हैं। आप कॉटन लें तो चिंजियांग के अंदर कॉटन बंद हो गया, इस वजह से इंडियन कॉटन का भाव काफी बढ़ गया। अभी मैं देख रहा था 90,000 रुपए हो गया है इंडियन कॉटन का भाव, जो कि 1 से 2 साल पहले कुछ 40-45 हजार रुपए होता था। इतना भाव बढ़ गया है कॉटन का, फिर भी हम दुनिया की कॉटन से सस्ते हैं। अगर हम वीट लें तो जैसा आपने कहा, वीट में सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, इस वजह से उसका भी भाव बढ़ रहा है और इंडिया सरप्लस है उसके अंदर। शुगर के अंदर अलग डायनामिक्स हैं, क्योंकि क्रूड प्राइसेस बढ़े हैं, इसलिए ब्राजील की क्रॉप काफी कुछ एथेनॉल की तरफ ट्रांसफर हो गई है, इस वजह से शुगर के भाव बढ़ रहे हैं। हर एक सेगमेंट की अलग डायनामिक्स हैं, बट बाय एंड लार्ज आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं और इसका फायदा काफी कुछ इंडिया को हो सकता है, क्योंकि इन सब कमोडिटीज में इंडिया सरप्लस जरूर है और ये भी क्षमता रखता है कि आगे चल के प्रोडक्शन बढ़ा सके। अंशुल जी, मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि ऑटोज़ के अंदर अगर मेरे को देखना हो तो मैं आज ही किसी से बात बोल रहा था, वो बोल रहा था कि चाहे ईवी आए, चाहे सीएनजी आए, चाहे कुछ भी आए, एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं बदलेगी वो है गाड़ी के टायर। वो तो वही रहेंगे। आपकी गाड़ी का इंजन हो सकता बदल जाए, उसकी जगह बैटरी आ जाए, आपका स्टील की जगह एल्यूमिनियम लगने लग जाए, लेकिन टायर वही रहेंगे, 4 टायर और एक स्टेपनी। तो क्या टायर स्टॉक्स में पैसा लगा दें? डिम्पी जी, मेरी बात मत मानना अगर मैं कह भी दूं कि हाँ लगा दे, क्योंकि 10 में से 5 रिकमेंडेशन मेरी गलत होती है। तो अगर ये उस
पैकेट में आ गया तो आप मुझे फिर चैलेंज में बुलाएंगे नहीं। नहीं इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा सर, क्या बात बोल रहे हैं आप। तो लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिसने भी आपको ये बात बोली है वो बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स टायर्स के अंदर और थोड़ा डायनामिक्स है, क्रूड बढ़ने की वजह से उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं और जो कि वो इमीडिएटली पास ऑन नहीं कर पा रहे अपने कस्टमर्स को, इस वजह से उनके मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। लेकिन टायर का जो लॉन्ग टर्म उसका डिमांड पैटर्न है या उसके जो आप एक्सपेक्टेशन है, वो हमें ये लगता है कि टायर्स की काफी स्ट्रांग है और रेडियलाइजेशन उनके मार्जिन को भी हेल्प करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर ऑटो साइकिल जो कि पिछले 4-5-6 साल से आप मान लीजिए मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे वैसा चल रहा है, अगर उसमें थोड़ी तेजी आई तो रिप्लेसमेंट डिमांड में भी टायर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा। तो जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक है कि ये तो लगेगा ही किसी भी गाड़ी में, और नियर टर्म अगर छोड़ दें तो इसका जो आउटलुक है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्लियरली फिलहाल ऑन अ नियर टर्म छोड़े, लेकिन आउटलुक जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर लंबी अवधि का नजरिया अगर बना रहे हैं तो टायर स्पेस के लिए स्ट्रांग नजर आएंगे। अंशुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपनी एनालिसिस मार्केट पर हमें बताने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे